नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड हाउ टू इम्प्रूव इट एंड व्हाट आर दी अदर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो और इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होंगी जिस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि कम्युनिकेशन ने ही हमको जानवरों से अलग करके रखा हुआ है। भाई ये कैसी बात होगी, जानवरों से कैसे अलग करके रखा है? सबसे पहली बात, जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं और इंसान भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन जानवरों का जो कम्युनिकेशन है, अपनी बात दूसरे से कहना, वो एक बहुत ही छोटे लेवल पे है। जानवरों का कम्युनिकेशन क्या होता है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, आई कैन अटैक यू, आई कैन ईट यू, डोंट कम नियर मी एंड दिस इज़ माई एरिया। उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका बस इन्हीं 4-5 बातों पे होता है। लेकिन जो ह्यूमंस का कम्युनिकेशन है, ये बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाता है। इतने ऊंचे लेवल पे जाता है कि आज से 2000 साल पहले का आदमी कुछ और था और आज का आदमी बिल्कुल ही अलग है। ये कम्युनिकेशन की पावर है। कम्युनिकेशन की पावर की वजह से ही इतना ज़्यादा चेंज आया है कि एक सिविलाइजेशन पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंची, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक पहुंची। जानवरों में ऐसा नहीं होता है। किसी डॉगी का बच्चा हो तो वो डॉगी रहता है, बट दैट्स इट। लेकिन एक इंसान का बच्चा अगर आगे बढ़े तो वो बहुत ही ऐसी नई नई चीज़ें खोज सकता है। वो कैसे खोज पाता है? बिकॉज उसने पिछली जितनी भी जनरेशन्स हैं उनसे बहुत कुछ सीख लिया है, उनसे कम्युनिकेट कर लिया है, या तो किताबों के माध्यम से, या यूनिवर्सिटी के माध्यम से, या फिर ऑडियो बुक्स, या किसी के भी माध्यम से। बिकॉज हम लोग अपने ज्ञान को दूसरे तक शेयर करना सीख गए हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस के थ्रू। कम्युनिकेशन की प्रोसेस के थ्रू इसलिए हम आगे बढ़ पाए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कम्युनिकेशन ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है। अब आगे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। इसने इतना तो काम तो कर दिया। तो देखिए, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपके दिमाग में ऑलरेडी है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मीनिंग विद पीपल यूजिंग कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स। एक एक वर्ड को देखेंगे। प्रोसेस मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये एक वर्ब की तरह एक प्रोसेस है। जैसे पानी बहता है वैसे ही कम्युनिकेशन भी बहता है, तुमसे, तुम्हारे दोस्त से, तुम्हारे यूट्यूब के माध्यम से, हर जगह ये प्रोसेस हो रहा है अभी। अब एक्सचेंज मतलब मैंने तुमको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ मीनिंग दिया, ठीक है। अब एक और वर्ड आ गया, मीनिंग। मीनिंग मतलब कुछ उसमें वैल्यू हो, ठीक है। वैल्यू मतलब उसमें कुछ ऐसी यूज़फुल चीज़ हो जो आपकी समझ में आ जाए, जिसको आप सुनना भी चाहें, ठीक है। यूजलेस चीज़ों को, मीनिंगलेस चीज़ों को आप अपने पास आने भी नहीं देते हैं। तीसरी चीज़ है पीपल, दूसरा आदमी तो होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। कॉमन सेट ऑफ सिंबल्स, इसका मतलब होता है ऐसे ऐसी चीज़ें जो उसके पास भी कॉमन हो, मेरे पास भी कॉमन हो। जैसे लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज उसको भी आती हो और हिंदी लैंग्वेज मेरे को भी आती हो, ताकि मैं लैंग्वेज को यूज़ करके उसको एनकोड करूँ, उसको बोलूँ, और वो अपने दिमाग में उसको खोले, समझे, एंड ही अंडरस्टैंड्स इट। तो आई थिंक दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनको तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे और भी चीज़ें जो कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है, जैसे बैरियर। देखिए, बैरियर का मतलब होता है रुकावट। अब जब दो लोग बात करेंगे, जो संदेश को पहुंचाएगा वो है सेंडर, और जो संदेश को रिसीव करेगा वो है रिसीवर। तो दिक्कत दोनों तरफ से आ सकती है। तो पहले सेंडर की तरफ से देखते हैं। पहली बात, हो सकता है सेंडर जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हो, वो जो बात बोलना चाह रहा हो, वो उस बात में कोई दम ही ना हो, ये भी हो सकता है। और बोलने वाले को लग रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा बोल रहा हूँ। ये बहुत लोगों की, कह सकते हैं कि एक गलत फहमी होती है कि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं और तो दूसरे लोगों को सुनना चाहिए। और जब सामने वाला सुनता नहीं है तो उनको लगता है कि देखो, मैं तो बहुत ही अच्छा बोलना चाह रहा था लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है। लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि उसकी बात सुनने लायक ही नहीं है। तो सबसे पहली बात कि आपका जो मैसेज है उसमें मीनिंग होनी चाहिए। अगर उसमें मीनिंग है तो उस मीनिंग के लिए शब्द चुने हुए होने चाहिए। एक डीप मीनिंग वाले कम्युनिकेशन के लिए आप हल्के फुल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, या बहुत मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते।
तो आपकी वर्डिंग एकदम करेक्ट होनी चाहिए और आपका जो मैसेज है वो एकदम क्लियरली लिखा होना चाहिए। अब आपका जो मैसेज है उसमें मीनिंग है, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी है, लेकिन सुनने वाला नहीं सुनना चाहता है, तो इसका मतलब है अब सामने वाले से दिक्कत है। तो दिक्कत क्या हो सकती है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात उसका जो सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है कि आपकी शब्द को सुनने लायक वो हो ही ना उसका दिमाग। मतलब आप गीता के प्रवचन एक 2 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते, या आप कोई क्लासिकल म्यूज़िक किसी 3-4 साल के बच्चे को नहीं सिखा सकते, वो उसके लेवल से बहुत ऊपर की चीज़ है। ठीक है। हो दूसरी चीज़ है इमोशंस। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर इमोशनल स्टेट अच्छी है नहीं तो सुन नहीं पाएगा कोई, वो अपने ही गुस्से में लगा रहेगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एक और बात, अगर सुनने वाले का इमोशनल स्टेट अच्छा है नहीं, वो किसी भी वजह से ख़राब हो सकता है। या तो उसका उसका कल्चर ने उसको बर्बाद किया हो, या उसका किसी फैमिली वाले के साथ झगड़ा हो, या कोई वरी हो। इन 2 चीज़ों में उसकी लिसनिंग ख़राब हो जाएगी, पुअर लिसनिंग हो जाएगी। ठीक है। एक तो पुअर लिसनिंग हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग मतलब उसको सिर्फ वही सुनाई देगा जो वो सुनना चाहता है। ठीक है। तो ये बैरियर्स हैं। तो इन सभी बैरियर्स को हटाने के लिए हमें 1-2 चीज़ें और जाननी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, एक तो कम्युनिकेशन होगा और दूसरा होगा टेक्निकल कम्युनिकेशन। जो पहला वाला कम्युनिकेशन बताया उसको कहते हैं जनरल कम्युनिकेशन। जो जनरल कम्युनिकेशन होता है वो आप अपने दोस्तों के साथ करते हो, वो अपनी मम्मी डैडी के साथ करते हो। ठीक है। इनको मैं जनरल क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इस कम्युनिकेशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का दिमाग नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, तो ये सब जनरल कम्युनिकेशन में आ जाता है। लेकिन एक तरीके का कम्युनिकेशन और होता है, वो कम्युनिकेशन आप सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ कर सकते हो, वो हर एरे गैरे नत्थु गैरे के साथ नहीं कर सकते हो। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपने कोई थीसिस लिखी है फिज़िक्स की, तो आप सिर्फ वो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स, फिज़िक्स के टीचर्स या फिज़िक्स के प्रोफेसर्स के साथ ही कर सकते हो उसको डिस्कस। वो आप अपनी मम्मी डैडी के साथ नहीं कर सकते। हो सकता है उनका फिज़िक्स का बैकग्राउंड हो, तब तो बात अलग है। बट आप मेरी बात समझ गए होंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन इज़ टेक्निकल and it requires technique to be able to communicate this to the sender, to the receiver. तो यहाँ पर डिफरेंस पता होना ज़रूरी है। जनरल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज जो होती है वो भी जनरली होगी, टेक्निकल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज इज़ गोइंग टू बी टेक्निकल, उसकी टर्मिनोलॉजी ही अलग होगी। जनरल कम्युनिकेशन हर एक बंदे के लिए है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। तो ये 2-3 डिफरेंसेस आपके दिमाग में होने चाहिए। अक्सर हम ये गलती करते हैं, हम कम्युनिकेशन को तो समझ लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को हम लैंग्वेज से जोड़ के देखते हैं कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं मतलब ही इंग्लिश अच्छी बोलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ही छोटे लेवल पे होता है लैंग्वेज का कम्युनिकेशन से जुड़ाव, लेकिन जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही होते हैं। तो पहले मैं आपको वर्बल बता देता हूँ। वर्बल मीन्स वर्ड्स, लैंग्वेज। अब या वो लैंग्वेज मैं बोल के लिखूँ, या सॉरी लिख के कम्युनिकेट करूँ, या बोल के कम्युनिकेट करूँ, वो वर्बल में आएगी। वर्बल मीन्स वर्ड्स। तो अगर मैं बोलूँगा तो वो ओरल हो जाएगा, लिखूँगा तो रिटन हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। अब आता है नॉन वर्बल में। देखो, नॉन वर्बल में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ होती है बॉडी लैंग्वेज, कि भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि हेलो माय फ्रेंड, कम टू माय रूम एंड सिट हियर, एंजॉय योरसेल्फ। अब मैं चुपचाप रजाई के अंदर मुंह भी बाहर नहीं निकालूं और तब बोलूं कि हेलो माय फ्रेंड कम हियर सिट, तो बोलेगा तू तो डर रहा है मेरे से, रजाई के अंदर है, तेरी तो बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव लग रही है। आप नेचुरली गेस कर लेते हो कि भाई तुम शब्दों को नहीं सुनते हो, तुम बॉडी लैंग्वेज देखते हो। किसकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और कह रही है, ये बोल कुछ और रहा है। तो ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है इसको कहते हैं काइनेसिक्स। हम बॉडी लैंग्वेज को हमेशा स्टडी कर रहे हैं।
तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। एक और चीज़ आती है पैरा लैंग्वेज, कि एक सेंटेंस है कि अंदर आइए बैठिए। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि अंदर आइए बैठिए। अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि अंदर आइए बैठिए। और बहुत सारे तरीके हैं। तो जो अलग अलग उतार चढ़ाव में मैंने बोला, तो इसको कहते हैं पैरा लैंग्वेज। आपने देखा कि इसमें मेरी वॉइस का वॉल्यूम ऊंचा था कि नीचे था, टोन कैसा था, सुरीला था या गुस्से वाला था, मैंने पॉज कितना लिया, मेरी स्पीड कितनी ज़्यादा थी कितनी कम थी। तो जब आपने ये 3-4 चीज़ें देखी तो ये पैरा लैंग्वेज में आ गई। ठीक है, कि मेरी वॉइस को आप कैसे देख रहे हो। ठीक है, इसमें फिर एक और चीज़ आ जाती है कि स्पेस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेस। अब आप देखो, जिनके साथ आपकी अच्छी यारी दोस्ती होती है, बहुत ही फास्ट फ्रेंड होते हैं, आप उनसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। आपको चेयर पे बैठा दिखा, आप उसी चेयर में बैठ जाओ कि हाँ भाई कैसे हो, क्या हाल चाल है। तो उनसे आप इंटीमेट हो ना, तो आप उनके साथ बड़े ही इंटीमेट स्पेस पे होते हो। आपके मम्मी डैडी, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ आते हैं आपके पर्सनल स्पेस में। और वो पर्सनल स्पेस पे आपके कुछ कैजुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं कि जिनसे हाथ वाथ मिलाते हो आप बस। ठीक है, और उसके बाद आता है एक सोशल स्पेस। और इस सोशल स्पेस का जो दायरा होता है ये थोड़ा और बड़ा होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्पेस होता है। ये आपसे 4 से 12 फीट की दूरी पर होता है, के बीच की दूरी पर होता है। और यहाँ पर आपकी ज़्यादातर पब्लिक डीलिंग्स होती हैं। आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बात करते हो, टीचर के साथ बात करते हो, ऐसे लोगों के साथ बात करते हो जो आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने का यूज़ कर सकते हैं। आप उनका यूज़ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में कर सकते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, एनीथिंग। उसके बाद आता है एक पब्लिक स्पेस, जैसे जिसमें बहुत सारे लोग हों, 100, 200, 1000, लाख। ठीक है, तो ये भी एक स्पेस का, ये भी नॉन वर्बल में आता है। क्यों? क्योंकि जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो, उनके साथ तो आप एक इंटीमेट स्पेस पे हो, बहुत क्लोज हो, तो आपकी बातें भी इंटीमेट होंगी, बहुत ही आराम से बात करोगे। लेकिन जिसके साथ आप पब्लिक पे हो, 100-200 लोग हैं, तो आप उनसे अपनी दिल की बातें नहीं कर सकते, आपको बहुत ही सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। तो हर एक स्पेस पे, इंटीमेट, पर्सनल, सोशल, पब्लिक, हर जगह आपकी वॉइस चेंज होगी, आपका सब टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट चेंज होगा, वॉइस मॉड्यूलेशन चेंज होगा, आपके इमोशंस चेंज होंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमने स्पेस की बात की, इसको कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। तो अभी हमने नॉन वर्बल पे इतनी ज़्यादा बातें की। इतनी ज़्यादा बात करने का एक बहुत बढ़िया कारण ये है क्योंकि जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों के पीछे जो आवाज़ आ रही है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ज़्यादातर मौक़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो ट्रूथ होता है, ट्रू होता है। उसको आप ज़्यादातर कह सकते हैं कि आप उसको नेगेट नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये तो बताया था कि कम्युनिकेशन ने हमारी सोसाइटी को एज ए सोसाइटी आगे बढ़ाया है, लेकिन अब हमारे लिए कम्युनिकेशन कहाँ लेकर के जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो युग है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस का है, जैसे एप्पल है, HP है, माइक्रोसॉफ्ट है। इतनी बड़ी कैसे बन गई है? क्योंकि ये कम्युनिकेट कर पाते हैं कस्टमर्स के साथ, ये फीडबैक लेते रहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट को और कैसा अच्छा बनाया जाए। कस्टमर अगर कोई कुछ बोलता है तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है कि द कंपनी वॉन्ट्स टू लुक आफ्टर देम। तो इस वजह से कस्टमर बने रहते हैं। सर्विस तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन एक गुडविल बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कस्टमर से ही नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, और उन लोगों के साथ भी कि आपके साथ जो एम्प्लॉई हैं वो ठीक ढंग से काम करें, कोई किसी के साथ बुरी पॉलिटिक्स ना करे, तो उस वहाँ पर कम्युनिकेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है।
तो जो भी कंपनीज आगे बढ़ी हैं उन सभी के भीतर कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो कंपनी को बनाए रखने के लिए, दूसरा कस्टमर टू कंपनी का रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए। तो ये एक दो चार बातें मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताई। आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।